वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन में। इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन और फिर ये पढ़ेंगे कि सेपरेट क्लासिफिकेशन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। देन सम एग्जांपल्स ऑफ सच प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद हम पार्टली ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कुछ पोर्शन जो है वो ऑनर ऑक्युपाइड है और कुछ पोर्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए रखा हुआ है या रेंटल के लिए रखा हुआ है, तो उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाएगी इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वुड बी इम्पैक्ट ऑफ एंसिलरी सर्विसेज ऑन क्लासिफिकेशन के बाजुकात एक प्रॉपर्टी जब रेंट पर दी जा रही होती है साथ ही कुछ और सर्विसेज भी दी जा रही होती हैं, तो उन सर्विसेज की वजह से क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन होगी या नहीं होगी। और एंड में हम एक शॉर्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कंसोलिडेशन के अंदर क्या इम्पैक्ट होता है क्लासिफिकेशन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। सो वन बाय वन इन आइटम्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आई 40 डिफाइन करता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी लैंड भी हो सकती है, प्रॉपर्टी जस्ट बिल्डिंग भी हो सकती है और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती हैं। अब इसकी अगर कुछ एग्जांपल शेयर करें तो अगर आप एक सिंपली प्लॉट ऑफ लैंड परचेज करते हैं तो दैट इज़ प्रॉपर्टी। अगर आप एक लैंड और बिल्डिंग कंबाइन परचेज करते हैं कि एक लैंड है जिस पर बिल्डिंग बनी हुई है, तो वो भी एक आपकी प्रॉपर्टी है। और इसी तरह अगर आप कोई शॉप या कोई फ्लैट वगैरह परचेज़ कर लेते हैं या एक ऑफिस परचेज़ कर लेते हैं किसी मॉल में या प्लाजा में, तो आप बिल्डिंग के ऑनर हैं लेकिन आप लैंड के ऑनर नहीं हैं। तो प्रॉपर्टी जो है वो लैंड भी हो सकती है, इट कैन बी जस्ट बिल्डिंग एंड इट कैन बी बोथ लैंड एंड बिल्डिंग, हेल्ड बाय ऑनर और बाय द लेसी एज अ राइट ऑफ यूज एसेट। तो वो प्रॉपर्टी आपके पास अगर आपने खुद रेंट पर ली हुई है तो फिर तो आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो वो आपका एसेट भी होना चाहिए, यानी या तो आप उसके ऑनर हों या वो आपके पास अंडर द लीज एज राइट ऑफ यूज एसेट हो। तो राइट ऑफ यूज एसेट के ऊपर IFRS 16 अप्लाई होता है, जब वो रेलिवेंट होगा तो उससे रिलेटेड चीज़ों को हम एक अलग से कवर करेंगे। एडवांस लेवल पर, बेसिक लेवल पर ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ, यहाँ से हमें पर्पस पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए रखी जाती है। तो पर्पस ये भी हो सकता है कि आप उसे किराए पर देके रेंट अर्न करना चाहते हैं, या कैपिटल एप्रिसिएशन है कि चलें जी प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो उससे गेन कमाएंगे, जिसे कैपिटल गेन भी कहा जाता है। या ये दोनों मकसद भी होते हैं कि कुछ अरसे तक रेंट पर दिया जाए और उससे रूटीन इनकम अर्न की जाए और फिर बाद में उसको बेचकर एक बड़ा कैपिटल गेन भी अर्न कर लिया जाए। रादर देन फॉर यानी कौन से इसके पर्पजेज नहीं हो सकते? यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। तो अगर कोई प्रॉपर्टी आपने प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए रखी हुई है, जैसे आपका कोई एंटिटी का शोरूम है या आपकी जो है ना फैक्ट्री है उस लैंड और बिल्डिंग में, या फिर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए एक ऑफिस बिल्डिंग बनाई हुई है, तो उस पर IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अप्लाई होगा, उस पर IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। या सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर एक बिजनेस जो है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है कि दे बाय प्रॉपर्टीज एंड सेल प्रॉपर्टीज, तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं, उनके लिए वो प्रॉपर्टीज इन्वेंट्री होंगी, वो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करेंगे। ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को भी IS 40 डिफाइन करता है कि इस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द ऑनर और बाय द लेसी एज अ राइट ऑफ यूज एसेट फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है कि ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में जब एक्सक्लूजन डिस्कस हुई थी तो उसके अंदर कवर हो चुका है। सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से एक सेपरेट क्लासिफिकेशन के तौर पर रिकॉर्ड करने की क्यों ज़रूरत है? यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पर्पस क्या है। पर्पस है या तो रेंटल अर्न करने या कैपिटल एप्रिसिएशन या दोनों। इस वजह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसे कैश फ्लोज जनरेट कर लेती है जो इंडिपेंडेंट होते हैं अदर एसेट्स के साथ। यानी एक एंटिटी के बाकी एसेट्स ना भी हों तो वो रेंट तो आता रहेगा, अगर उसके बाकी एसेट्स ना भी हों तब भी प्रॉपर्टी को सेल करके कैपिटल गेन आ जाएगा। तो इस वजह से जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है वो ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से डिस्टिंग्विश की जाती है। क्योंकि जब आप ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को देखेंगे तो उसमें जो प्रोडक्शन हो रही होती है सप्लाई ऑफ गुड्स की या सर्विसेज की या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए जब वो यूज़ हो रही होती है, तो उससे जो हमें कैश फ्लो जनरेट हो रहे होते हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के थ्रू नहीं हो रहे होते,
उसमें और भी बहुत सारे एसेट्स हैं जो एक एंटिटी के प्रोडक्शन और सप्लाई प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। यानी अगर एक एंटिटी ने फैक्ट्री बनाई हुई है और उस बिल्डिंग से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो फैक्ट्री के अंदर प्लांट भी होगा, फैक्ट्री के अंदर इक्विपमेंट भी होगा, फैक्ट्री के अंदर फर्नीचर भी होगा, फैक्ट्री के अंदर आपका रॉ मटेरियल और दूसरे जो चीज़ें हैं वो भी यूज़ हो रही होंगी, जो कि फिर आपको कैश फ्लो जनरेट करने में हेल्प कर रही होंगी। तो IS40 इससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपका जो रेंटल इनकम है वो नॉर्मली लार्ज सिग्निफिकेंटली 100% ना सही तो काफ़ी हद तक जो है वो एक इंडिपेंडेंट कैश फ्लो की स्ट्रीम जनरेट कर रही होती है। सो I16 जो है वो हम अप्लाई करते हैं ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पर। और अगर ऐसी प्रॉपर्टी हो जो हमारे पास एज राइट ऑफ यूज एसेट हो, यानी हमने लीज पर ली हुई हो, तो वो IFRS 16 उस पर अप्लाई हो रहा होता है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर जो है IS40 जो हम ये स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ये अप्लाई होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स को अगर हम डिस्कस करें, तो कुछ एग्जांपल्स जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हैं, सबसे पहले ऐसी लैंड जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हो रादर देन फॉर शॉर्ट टर्म सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि अगर आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में शॉर्ट टर्म सेल के लिए रखी हुई है तो वो फिर आपकी इन्वेंट्री होगी और IS2 अप्लाई होगा। इसी तरह लैंड हेल्ड फॉर अ करंटली अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज, यानी अब एक आपने लैंड एक्वायर कर ली है लेकिन अभी ने उसके बारे में सोचा नहीं है कि उसका क्या करना है। तो अगर आपने ये डिटरमिन नहीं किया कि आप इसे ऑनर ऑक्युपाइड के तौर पर यूज़ करेंगे या इन्वेंट्री के तौर पर यूज़ करेंगे, यानी आप अनडिसाइडेड हैं अबाउट दिस, तो वो लैंड जो है वो फिर फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन ही कंसीडर की जाएगी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड IS40 उस पर अप्लाई होगा। सिमिलरली अगर आप एक ऐसी बिल्डिंग ओन करते हैं जो आप ने दे दी है रेंट पर, ऑपरेटिंग लीज पर, ऑपरेटिंग लीज जो है वो रेंटल अरेंजमेंट ही होता है, तो आप एक या एक से ज़्यादा अरेंजमेंट में दे दी है, तो ये भी हो सकता है आप पूरी बिल्डिंग किसी एक पर्सन को, एक एंटिटी को रेंट पर दे दें। ये भी होता है कि बाद वक़्त आपके पास एक बिल्डिंग है तो उसके डिफरेंट पोर्शन आप डिफरेंट लोगों को रेंट पर दे देते हैं। तो अगर आप एक ऐसी बिल्डिंग ओन करते हैं और उसको आपने इसलिए रखा हुआ है ताकि आप उसको वन और मोर ऑपरेटिंग लीज पर लीज आउट करेंगे, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह ऐसी बिल्डिंग जो अभी तो खाली है लेकिन अल्टीमेटली आपने होल्ड इसलिए की हुई है कि उसको फिर वन और मोर ऑपरेटिंग लीज पे आपने देना है, रेंटल अरेंजमेंट पे देना है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। सिमिलरली ऐसी प्रॉपर्टी जो आप अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं ताकि जब वो कंप्लीट हो जाए तो आप उसे एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकें, तो वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही ट्रीट हो रही होगी। अब कुछ ऐसी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है और इस वजह से उन पर IS40 हमारा अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम सेल करना चाहते हों और इस वजह से उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हों या डेवलप कर रहे हों, तो उस पर IS2 अप्लाई होगा। इसी तरीके से एक ऐसी प्रॉपर्टी जो खरीदी ही सिर्फ इस इंटेंशन से है कि उसको हम डेवलप करेंगे या रीसेल कर देंगे, तो प्रॉपर्टी डीलर्स जिस तरह से या रियल स्टेट के बिजनेस में अक्सर लोग ये क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं और उनका इंटेंशन जो होती है वो ये होती है कि भाई कुछ अरसे बाद जैसे रेट्स फेवरेबल होंगे तो वो उसको बेचकर जो है गेन कमा लेंगे। तो वो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और IS2 वो अप्लाई कर रहे होंगे, IS40 अप्लाई नहीं हो रहा होगा। इसी तरह ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर भी IS40 अप्लाई नहीं होता। ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे या तो आपका या जो आपने लीज पर रखी हुई है तो I16 या IFRS 16 अप्लाई हो रहा होगा। तो अगर आपने इस इंटेंशन से एक प्रॉपर्टी रखी है कि उसे आपने खुद यूज़ करना है, तो वो फ्यूचर यूज एज ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है। या आपने इस एंगल से उसे डेवलप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अपने ऑफिस के तौर पर यूज़ करेंगे, तो I16 अप्लाई होगा। इसी तरह आपकी प्रॉपर्टी इवन आपके एम्प्लॉयज़ ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक है, और चाहे वो एम्प्लॉयज़ रेंट पे करते हैं उस आपको या नहीं करते, या रेंट मार्केट रेट पर पे करते हैं या अदरवाइज पे करते हैं, वो फिर आपकी ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ही ट्रीट होती है। इसी तरीके से ऐसी प्रॉपर्टी ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जिसका आप डिस्पोजल के लिए वेट कर रहे हैं कि एक अच्छा कोई डील हो जाए तो आप उसको सेल कर देंगे, तो वो भी आपकी ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होगी और I16 अप्लाई होगा, I40 उस पर अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी ऑनरशिप में है लेकिन आपने दूसरी एंटिटी को अंडर फाइनेंस लीज दे दी है। फाइनेंस लीज में कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम एसेट को डी रिकग्नाइज कर देते हैं एज पर IFRS 16। सो इन दैट केस हम एसेट को रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे होते, तो उसको फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे भी प्रेजेंट नहीं किया जाता। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ पार्टली ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ऑन क्लासिफिकेशन। तो सिचुएशन ये है कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनका एक पोर्शन तो रेंटल अर्न करने के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ होता है, और दूसरा पोर्शन जो है हम प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आपने एक बिल्डिंग परचेज की, उसके 3 फ्लोर्स हैं, तो आप जो है 2 फ्लोर्स अपने ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हैं और थर्ड फ्लोर जो है वो आपने रेंट पर दे दिया है। तो
इस सिचुएशन में आपके दो डिफरेंट पोर्शंस हैं। अब हमें इसमें जो क्लासिफिकेशन कैसे करनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि पोर्शन सेपरेबल हैं या नहीं है। सो अगर हमारे पोर्शन सेपरेबल हो, सेपरेबल होने का मतलब ये है कि ये पोर्शन सेपरेटली सेल हो सकते हो या सेपरेटली इनको जो है फाइनेंस लीज पर सेल लीज किया जा सकता हो, तो फिर तो एक एंटिटी जो है इन पोर्शंस को सेपरेटली ट्रीट करती है और जो पोर्शन आपने रखा हुआ है अपने यूज़ के लिए उस पे I16 अप्लाई करें, और जो पोर्शन आप जो है कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल के लिए रख रहे हैं उस पर I40 अप्लाई करें। लेकिन अगर पोर्शन सेपरेबल ना हो, यानी आप कहते हैं कि जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि पोर्शन सेपरेबल नहीं है, अलग अलग सेल नहीं हो सकते, अलग फाइनेंस लीज पे नहीं दिए जा सकते, तो इन दैट केस इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ तब ट्रीट करेंगे अगर इनसिग्निफिकेंट पोर्शन हेल्ड फॉर यूज हो इन द प्रोडक्शन सप्लाई। यानी इसमें फिर आपकी ज़्यादा इंक्लिनेशन उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे क्लासिफाई करने की होगी। लेकिन अगर बड़ा क्लियर है कि जो है ना आप अपने लिए जो यूज़ कर रहे हैं ऑनर ऑक्युपाइड जो है वो बिल्कुल मामूली है और ज़्यादा जो हिस्सा है वो एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है, फिर आप उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन कर लेंगे। अदरवाइज आपकी जनरल इंक्लिनेशन जो होगी वो उसको I16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरफ क्लासीफाई करना होगी। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एंसिलरी सर्विसेज ऑन क्लासिफिकेशन। तो बाद औक़ात ये होता है कि कुछ जो हमने अपनी प्रॉपर्टी रेंटल पर दी हुई होती है उसके साथ ही हम कुछ एडिशनल जो है एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑक्यूपेंट्स को, उन टेनेंट्स को जिनको हमने वो प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सर्विसेज हम उनको दे रहे हैं एडिशनल, क्या वो सर्विसेज सिग्निफिकेंट हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अरेंजमेंट एज अ होल। अगर तो वो इनसिग्निफिकेंट है, यानी हम कहते हैं कि वो सर्विसेज बिल्कुल मामूली हैं, तो इसका मतलब है कि रेंटल इनकम ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है और फिर हमारी क्लासिफिकेशन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर देखें तो एक अगर आप एक ऑफिस बिल्डिंग ओन करते हैं और वहाँ के लोगों को आप सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि इस तरह के अरेंजमेंट में नॉर्मली जो 80-90% से भी ऊपर जो इनकम होती है वो रेंटल इनकम होती है, और जो इनकम आपको सिक्योरिटी सर्विसेज के चार्जेस और मेंटेनेंस सर्विसेज के चार्जेस से आपको इनकम आ रही होती है वो 5 to 10% मुश्किल से टोटल इनकम का होती है। तो रेंट इनकम क्लियरली इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है और इट शोज के जो अदर सर्विसेज हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, इसलिए उनको इग्नोर किया जा सकता है और आप प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर देंगे। लेकिन अगर वो सर्विसेज सिग्निफिकेंट हों टू द अरेंजमेंट एज अ होल, कि जो आपका टोटल अरेंजमेंट है उसके अंदर वो सर्विसेज काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन नहीं होगी, फिर टिपिकली ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ट्रीट होगी, तो I16 अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल जो एक एंटिटी जब एक होटल को मैनेज करती है तो वहाँ पे सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं गेस्ट को, तो जनरली जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं गेस्ट को वो ओवरऑल अरेंजमेंट में वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं और रेंटल का जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। तो जब आपको होटल वगैरह में अगर आप एक रूम रेंट की बात करें, तो जो नॉर्मली अगर आप बिल्कुल खाली कमरा कहीं किसी भी लोकेलिटी में किराए पर लेते हैं तो वो अगर आपको लेट से कि $100 कॉस्ट करता है, तो जब आप होटल में बात करेंगे तो वही आपको कॉस्ट कर रहा होगा $700-800 में। अब रीज़न ये होगी कि वहाँ पे रेंटल के अलावा बहुत सारी और सर्विसेज हैं। वो जो रूम होगा वो फर्निश्ड होता है, उसके अंदर वो उसके भी आपसे बेसिकली चार्जेस ले रहे हैं, अदर देन प्रॉपर्टी जो एसेट्स हैं फर्नीचर वगैरह फिक्सचर्स, तो उनका भी आपसे जो है सर्विसेज के चार्जेस लिए जा रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड की जा रही है उसके भी चार्जेस लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो सर्विसेज दी जा रही हैं, मील्स सर्व किए जा रहे हैं, तो उसके भी बेसिकली चार्जेस हैं। और इसी तरह वाईफाई है, दूसरे और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो जो अदर सर्विसेज होती हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं टिपिकली एक होटल अरेंजमेंट में, और जो रेंटल इनकम होती है वो काफ़ी कम होती है। तो इन दैट केस आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई नहीं करेंगे, आप उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ट्रीट करेंगे। बट लेट्स से इन सम केसेस इफ क्लासिफिकेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो फिर आपको जजमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद वक़्त अगर ऐसा होता है कि एक जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उन्होंने होटल सर्विसेज को आउटसोर्स किया हुआ है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आउटसोर्सिंग है वो उसकी बेस पर जो सर्विसेज हैं आपकी वो बहुत ही मामूली हैं या वो उनकी इनकम वाकई सिग्निफिकेंट है, तो जजमेंट आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब जिस तरह से अगर हम बात करें कुछ हॉस्टल्स वगैरह की, तो कुछ हॉस्टल्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर फर्निश्ड जो है अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं और बिल्कुल होटल की तरह वहाँ पे रेंटल जो इनकम होती है वो कम होती है, और जो दूसरी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होती हैं इन द टोटल अरेंजमेंट।
जबकि कुछ हॉस्टल बिल्कुल ऐसे भी हैं जो बिल्कुल आपको जस्ट जो है ना खाली जगह प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर आपको फर्नीचर भी और जो चीज़ें हैं वो अपनी लानी पड़ती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आप खुद ही पे कर रहे होंगे एंड ऑल दैट स्टफ। तो फिर इन दैट केस हमें नज़र आता है कि जो अरेंजमेंट है फॉर द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी वो ये है कि उनकी मेन रेंट इनकम है, बाकी सर्विसेज के अंदर वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो जजमेंट आपको एक्सरसाइज करनी है, बट जजमेंट एक्सरसाइज करने में एक रिक्वायरमेंट जो IS40 की है वो ये है कि एक एंटिटी को बकायदा एक प्रॉपर अपना क्राइटेरिया डेवलप करना चाहिए और उस क्राइटेरिया की बेस पर वो जजमेंट एक्सरसाइज करें कंसिस्टेंटली, यानी ईयर टू ईयर वो इवेल्युएट करते रहें कि उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपकी क्लासिफिकेशन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अप्रोप्रिएट है या नहीं है। नाउ इन लास्ट हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ कंसोलिडेशन ऑन क्लासिफिकेशन। सिचुएशन बाज़ात ये होती है कि एक प्रॉपर्टी ग्रुप में एक एंटिटी ने दूसरी को लीज पर दी हुई होती है, जैसे पेरेंट एंटिटी ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने पेरेंट को। तो रेंटल अरेंजमेंट है कि सब्सिडरी ने, लेट से सब्सिडरी ने अपनी एक प्रॉपर्टी पेरेंट एंटिटी को रेंट पर दी हुई है। तो अगर आप इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रीटमेंट देखेंगे तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से तो ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि सब्सिडरी का एंगल देखें तो आपने एक और एंटिटी को वो रेंट पर दी हुई है प्रॉपर्टी और बाय डेफिनेशन इट इज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बट ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई नहीं होगी, क्योंकि ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये है कि पेरेंट और सब्सिडरी एक सिंगल एंटिटी, इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो सब्सिडरी ने जो प्रॉपर्टी पेरेंट को दी हुई है, तो पेरेंट और सब्सिडरी जब दोनों को हमने एक ही कंसीडर करना है तो खुद के यूज में प्रॉपर्टी को समझी जाएगी। तो ग्रुप के पर्सपेक्टिव से वही प्रॉपर्टी ऑनर ऑक्युपाइड है और इंडिविजुअल एंटिटी के पर्सपेक्टिव से वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। सो ये क्लासिफिकेशन का चेंज हो जाता है जब हम ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिकग्निशन एंड मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के अंदर हमारे 8 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले ब्रीफली रिकग्निशन को डिस्कस करेंगे, फिर मेजरमेंट एट रिकग्निशन जो कि कॉस्ट पर होती है, फिर मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन में दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास, एक फेयर वैल्यू मॉडल अलाउड है और एक कॉस्ट मॉडल। तो फेयर वैल्यू मॉडल को डिस्कस करेंगे और अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर ना हो सकती हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है वो भी डिस्कस होगा। एंड देन कॉस्ट मॉडल को डिस्कस करने के बाद हम डिस्पोजल्स की अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और एंड में कुछ एग्जांपल्स हम शेयर करेंगे एक से दो, जिसके अंदर हम फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल का डिफरेंस और उसमें डिस्पोजल के गेन का डिफरेंस कैसे राइज होता है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो रिकग्निशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो IS40 में जो रिकग्निशन प्रिंसिपल है वो बाकी नॉन करंट एसेट्स जैसा ही है। तो एन ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट व्हेन एंड ओनली व्हेन, जब ये क्राइटेरिया मीट हो, और वो क्राइटेरिया ये है कि प्रोबेबल हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो एसोसिएटेड है उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ वो एंटिटी को फ्लो करेंगे, यानी एंटिटी को फ्यूचर में उस एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, ये प्रोबेबल है। और उसकी जो कॉस्ट है वो रिलायबली मेजर हो सकती है। इस कॉस्ट में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जो हमारी कॉस्ट लगती है, जो इनिशियली उसकी एक्विजिशन कॉस्ट होती हैं और जो बाद में अगर हम कोई उसका पार्ट रिप्लेस करने के लिए या कोई प्रॉपर्टी को सर्विस करने के लिए कॉस्ट लगाते हैं, वो सब शामिल है। लेकिन ज़ाहरी बात है कि जो सर्विस कॉस्ट हैं उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और रिप्लेसमेंट अगर एक मेजर सिग्निफिकेंट पार्ट की होती है तो वो फिर डिफरेंट अकाउंटिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं या डे टू डे सर्विसिंग है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, जैसे बिल्डिंग की क्लीनिंग है या कहीं पे बिल्डिंग के अंदर अगर कोई टूट फूट हो रही होती है तो उसको आप रिपेयर करवा रहे होते हैं, तो वो तो आप प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बाद पार्ट जो है वो रिप्लेस भी हो सकता है, जैसे एक जो इंटीरियर वॉल्स हैं उनकी आपने रिप्लेसमेंट कर दी ऑफ ओरिजिनल वॉल्स की, तो पुरानी वॉल्स जो हैं वो ख़राब हो रही थी, आपने ऑल टुगेदर पुरानी वॉल्स ख़त्म कर दी और उसकी जगह न्यू स्टाइल की, न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू मटेरियल के साथ जो है ना वॉल्स डेवलप की। तो ऐसे केस में जो न्यू पार्ट्स हैं अगर वो रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उनको आप रिकग्नाइज कर लेंगे, और जो पार्ट आपने रिप्लेस कर दिया है, जो पार्ट अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं रहा है, उसको डी रिकग्नाइज कर देंगे। तो यूजुअली ये डिस्पोजल एट ज़ीरो होगा तो जो वैल्यू होगी उसका लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लेट से स्क्रैप में कुछ पैसे मिल जाने तो उतने से आपका लॉस जो है रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट एट रिकग्निशन को। तो मेजरमेंट एट रिकग्निशन में
हमारा जो फोकस होगा वो सबसे पहले तो ये है कि इनिशियली जो मेजरमेंट करनी है वो एट कॉस्ट करनी है। अब इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनिशियल मेजरमेंट में शामिल होंगी, इंक्लूडेड होंगी। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे प्रोफेशनल फीस हैं, रजिस्ट्री वगैरह है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में उसकी परचेज प्राइस शामिल है और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर शामिल है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर में प्रोफेशनल फ़ी, लीगल सर्विसेज की, ट्रांसफ़र के टैक्सेस और जो दूसरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं जैसे कमीशन वगैरह पे करना पड़ता है, तो वो सब इसमें शामिल है। जिन कॉस्ट को हमने शामिल नहीं करना कॉस्ट में, उसमें स्टार्टअप कॉस्ट हैं, जैसे एक अनलेस कि वो प्रॉपर्टी को उस कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी हो जो मैनेजमेंट इंटेंड करती है, उससे पहले आप कहते हैं कि जी ये रेंटल के लिए रेडी नहीं होगी। तो अगर रेंटल के लिए रेडी करने के लिए कॉस्ट लगती है, दैट्स फाइन। अदर देन दैट कोई कॉस्ट होगी तो वो आप उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इसी तरह जो लॉसेज आपको होते हैं, जैसे रेंटल पे एक प्रॉपर्टी आपने जो है ना पूरा एक बिल्डिंग ली हुई है और उसके डिफरेंट आपने अपार्टमेंट्स जो हैं रेंट पर देने हैं, तो जब तक मुकम्मल अपार्टमेंट रेंट पर नहीं जाता तो आपको लॉसेज हो रहे होंगे क्योंकि फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं हो रहा होगा। तो उसमें भी जो लॉसेज होंगे वो प्रॉफिट और लॉस में आप चार्ज करेंगे, उन्हें आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब नॉर्मल वेस्टेज भी अगर कोई होता है प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट या डेवलप करते हुए, वो भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। और IS 40 के अंदर तमाम कॉन्सेप्ट सेम हैं जो IS 16 के अंदर अप्लाई होते हैं, इंक्लूडिंग एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के जो रूल IS 16 में अप्लाई हो रहे हैं वही IS 38 में अप्लाई होते हैं, वही IS 40 में अप्लाई होते हैं। मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, यानी इनिशियली तो आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे रिकग्नाइज कर लिया, लेकिन बाद में आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास चॉइस ऑफ पॉलिसी है। पहली चॉइस तो हमारे पास ये है कि हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि कॉस्ट मॉडल यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट मॉडल इज़ ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम एज IS 16 में जो कॉस्ट मॉडल यूज़ होता है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का। थोड़ी सी यहाँ पे जो है वैरायटी है जिसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाजू का राइट ऑफ यूज एसेट भी हो सकता है और हेल्ड फॉर सेल भी हो सकता है। फेयर वैल्यू मॉडल जो है ये रिवैल्यूएशन मॉडल से डिफरेंट है, तो अभी आगे जाकर हम फेयर वैल्यू मॉडल की जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो मेन आपने ख्याल रखना है कि फेयर वैल्यू मॉडल इज़ नॉट रिवैल्यूएशन मॉडल। जो भी पॉलिसी आप चूज़ करते हैं वो फिर तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर जो है वो अप्लाई की जाएगी, ताकि मैनिपुलेशन ना हो सके। ये ना हो कि आप अपनी मर्ज़ी के कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो फेयर वैल्यू पर शो कर रहे हैं और कुछ कॉस्ट मॉडल पर शो कर रहे हैं। तो जो भी आपकी चूज़न पॉलिसी होगी वो आपने अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करनी है। और फिर क्या आप ये पॉलिसी चेंज कर सकते हैं? तो ये चेंज नहीं होनी चाहिए। जो बेसिक रूल्स हैं IS 8 के उसके मुताबिक तो यही है कि अनलेस के आप समझते हैं कि मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होगी, ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन हम डेवलप कर सकते हैं, तो फिर तो हम जो है पॉलिसी चेंज करेंगे, लेकिन अदरवाइज नहीं करेंगे। IS 40 स्पेसिफिकली एक पॉइंट ये डिस्कस करता है कि फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पर अगर जाते हैं तो ये अनलाइकली है कि इससे आपकी ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर फेयर वैल्यू मॉडल जो है वो ज़्यादा सूट करता है। हाँ, बाजू का डाटा अवेलेबल नहीं होता, या हम कहते हैं कि जी जो हमारी पॉलिसी हमने इसलिए कॉस्ट मॉडल रख ली है क्योंकि वैल्यूएशन पे कॉस्ट खर्चा आता है, पैसे लग जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए हमने कॉस्ट मॉडल रखा हुआ है, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज जो फेयर वैल्यू मॉडल है वो ज़्यादा बेहतर रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उसके एसेट की नेचर के हिसाब से, क्योंकि अल्टीमेटली आपने एक चीज़ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है, तो अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो आपका गेन बनता है, और अगर वैल्यू कम हो रही है तो आपका लॉस बनता है। तो फेयर वैल्यू मॉडल जो है वो बहुत अप्रोप्रिएट मॉडल है, और बहुत कम चांस है कि फेयर वैल्यू मॉडल से आप कॉस्ट मॉडल पर जाएं तो आप कह रहे हो कि फेयर प्रेजेंटेशन आ रही होगी। अब हम डिस्कस करेंगे फेयर वैल्यू मॉडल को। तो प्रिसाइजली फेयर वैल्यू मॉडल में हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जब एक एंटिटी फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करती है तो नंबर वन तो ये कि वो अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर रिवैल्यू करती है एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। अब फेयर वैल्यू को यहाँ पर आप ओपन मार्केट वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अभी हम इसकी जो प्रिसाइज डेफिनेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो ये एक तो जहन में रखना है कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पर होना है। मैं यहाँ पर इसे डिस्टिंग्विश भी करता जाऊँगा रिवैल्यूएशन मॉडल के साथ। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पर आपकी जो वैल्यूएशन है वो होना ज़रूरी नहीं है। बाज़ अवत आप साल के शुरू में करते हैं, मिड में करते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एंड पर ही होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि रिकग्नाइज एनी रिजल्टिंग गेन और लॉस इन प्रॉफिट और लॉस। रिवैल्यूएशन मॉडल में गेन आए तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाता है, लॉस हो तो वो हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी डिफरेंट है। तीसरा ये कि प्रॉपर्टी वुड नॉट बी डेप्रिशिएटेड।
रिवैल्यूएशन मॉडल में जो आपके पास एसेट्स होते हैं उनको आप डेप्रिशिएट करते हैं, अदर देन ऑब्वियसली लैंड, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन तो वैसे भी चार्ज नहीं हो रही होती। लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल अगर किसी लैंड या बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई होता है तो फिर उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। तो ये आपने ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है कि ये जो रिवैल्यूएशन मॉडल हम आई 16 और आई 38 में पढ़ते हैं उससे डिफरेंट है। वहाँ पर जो गेंद हैं उनको अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिपोर्ट किया जाता है और वहाँ से वो रिवैल्यूएशन सरप्लस का हिस्सा बनते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो मेजरमेंट है उसके अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फेयर वैल्यू की प्रिसाइज डेफिनेशन अगर देखें तो दैट इज कि प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पे टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। तो IFRS 13 के मुताबिक जो डेफिनेशन है वही हम यूज़ करेंगे। और जो जहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ओपन मार्केट वैल्यू हमने जस्ट एक कॉन्सेप्ट के तौर पे कहा है कि ये एक अच्छी फेयर वैल्यू रहेगी, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन आप फॉलो करेंगे। अब एक सिचुएशन हमारे पास अराइज होती है कि बाज़ात एक फेयर वैल्यू जो है वो रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, तो फिर हम क्या करेंगे। सो इन दैट केस अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन एंटिटी की एक्सपेक्टेशन है कि बाद में जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास रिलायबल मैयर आ जाएगा, फिर हम फेयर वैल्यू को रिलायबली मैयर कर सकेंगे, तो आपने उसको इनिशियली कॉस्ट पे मैयर कर लेना है। अनटिल कब तक कर लेना है, जब तक कि उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मैयरेबल ना हो जाए या उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो जाए। जो इनमें से काम पहले हो जाएगा उस टाइम पर आप उसको कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू पे शिफ्ट कर देंगे। फिर बात आती है ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन के अलावा है। तो इस केस में जो आपका IS 16 होगा वो अप्लाई हो रहा होगा अगर आपका ओन्ड एसेट है, और IFRS 16 अप्लाई हो रहा होगा अगर आपका राइट ऑफ यूज़ एसेट है। तो आप उसके हिसाब से आप इसको मेजर करेंगे और उसमें जो कॉस्ट मॉडल है वो अप्लाई कर देंगे। रेजिडुअल वैल्यू जो है वो ज़ीरो एज्यूम करके चलेंगे, और जब तक प्रॉपर्टी का डिस्पोजल नहीं हो जाता तब तक आप उस पर रेलिवेंट जो स्टैंडर्ड है I 16 और IFRS 16 जो भी आप अप्लाई करें। ओन्ड एसेट है आपका ओनरशिप में है तो I 16, और अगर लीज पर लिया हुआ है राइट ऑफ यूज एसेट है तो IFRS 16। तो ये आप अप्लाई कर रहे होंगे और डिस्पोजल तक फिर आप वो उसके मुताबिक ही कॉस्ट मॉडल अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले हम फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हों और बाद में उसकी मार्केट में प्राइसेस जो है कम अवेलेबल हो जाएं, या उतनी एक्टिव मार्केट उसकी ना रहे, या उतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स वहाँ पर ना हो रही हों तो फेयर वैल्यू में हमें प्रॉब्लम आ रहा हो लेने में। तो इसमें इफ़ एन एंटिटी हैज़ प्रीवियसली measured एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू इट शैल कंटिन्यू टू measure द प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू अनटिल डिस्पोजल और ट्रांसफर, जैसे ऑनर को पाइडी इन्वेंट्री में ट्रांसफर हो जाता है या डिस्पोजल हो जाता है। इवन इफ कंपेरेबल मार्केट ट्रांजेक्शन्स बिकम लेस फ्रीक्वेंट और मार्केट प्राइसेस बिकम लेस रेडिली अवेलेबल। तो जब आप एक मरतबा फेयर वैल्यू पे मैयर कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को तो फिर आप फेयर वैल्यू पर ही मैयर करते रहेंगे। अब बात करते हैं हम कॉस्ट मॉडल की। तो कॉस्ट मॉडल में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर एक एंटिटी कॉस्ट मॉडल को चूज़ करती है अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मेजरमेंट के लिए, तो अगर तो वो एसेट आपका हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट करता है अंडर IFRS 5 तो IFRS 5 अप्लाई होगा। अगर वो राइट ऑफ यूज एसेट है और हेल्ड फॉर सेल नहीं है तो फिर IFRS 16 अप्लाई होगा, और अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस I 16 अप्लाई होगा। सो बेसिकली इन लाइक 99% ऑफ द सिचुएशन में आप I 16 अप्लाई कर रहे होंगे, और जो है कॉस्ट मॉडल जो I 16 में कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेज उसके मुताबिक आप मेजरमेंट करेंगे। डिस्पोजल्स की बात करते हैं। तो डिस्पोजल्स में एक जो हमारे पास सबसे पहले डी रिकग्निशन हमने कब करनी है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डी रिकग्नाइज किया जाएगा, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हम एलिमिनेट कर देंगे ऑन डिस्पोजल और व्हेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज परमानेंटली विदड्रॉन फ्रॉम यूज एंड नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल। तो एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्पोजल का और एक कॉन्सेप्ट होता है रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एसेट से का डिस्पोजल आप नहीं करेंगे, लेकिन एसेट से अब आपको कोई फ्यूचर में फ़ायदा भी नहीं होना, तो एंट्रीज तो उसकी डिस्पोजल वाली ही होती हैं।
लेकिन उसको भी बाकायदा कहा जाता है कि जी एसेट अब विड्रॉन फ्रॉम यूज है परमानेंटली और उससे कोई फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं आने, यानी एक चीज़ स्क्रैप हो जाती है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, यू जस्ट इग्नोर इट। तो ये रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट होता है एसेट की। तो डिस्पोजल हो या रिटायरमेंट हो, दोनों सूरतों में एसेट को डी रिकग्नाइज कर दिया जाएगा। गेन और लॉस सिंपली जैसे डिफरेंट चीज़ों में मेजर किया जाता है, वो प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज किया जाएगा, एंड इट वुड बी इक्वल टू नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग अमाउंट। अब कैरिंग अमाउंट अंडर कॉस्ट मॉडल डिफरेंट होगी और अंडर रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू मॉडल डिफरेंट होगी। तो दोनों जो मॉडल हम यूज़ कर रहे होंगे उसमें कैरिंग अमाउंट डिफरेंट होगी, तो गेन और लॉस की अमाउंट भी डिफरेंट होगी। कंपनसेशन फॉर लॉस की बात करें तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है एक लैंड और बिल्डिंग और वो आग लगने से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से जो है कंपनसेशन मिलेगी। तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट आईएस जो है आईएस 40 में ये गिवन है कि कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट वाज इम्पेयर्ड, लॉस्ट और गिवन अप shall be recognized in profit or loss when the compensation becomes receivable। तो फॉर एग्जांपल आपका इंश्योरेंस क्लेम जब रिसीवेबल बन जाता है जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन हो जाती है बाय फायर, बाय फ्लड और सम अदर रीजन। अब एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि ऑन 1 जनवरी ईयर 1 एंटिटी पी परचेज अ बिल्डिंग फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, द बिल्डिंग कॉस्ट ₹1 million with transaction cost of ₹10,000। The depreciable amount of the building component of the property at this date was 300,000। The property has a useful life of 50 years। At the end of year 1, the property's fair value had risen to 1.3 million। रिक्वायर्ड ये है कि इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रेजेंट करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर 1 अंडर कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू। तो पहले हम कॉस्ट मॉडल को अप्लाई कर देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कॉस्ट जो है वो 1 million का जो हमारा इनिशियल कॉस्ट लगी है और 10,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी ऐड कर देंगे। फिर इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे ओवर 50 ईयर्स, 6,000 की बनेगी और एसेट जो है 1,04,000 पर शो होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉफिट और लॉस में हम 6,000 की जो डेप्रिसिएशन हमने रिकग्नाइज की थी वो रिकॉर्ड कर देंगे। सेम एसेट पर अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करें तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो अपनी ईयर एंड की फेयर वैल्यू पर शो होगी और जो हमारी प्रॉपर्टी पर वैल्यू का चेंज आया है वो भी हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे गेन के तौर पे। तो इनिशियली हमारी प्रॉपर्टी जो है ये यहाँ पे 1010 होना चाहिए, तो 1010,000 पर शो हो रही होगी। उससे हम उसे जब 1.3 मिलियन पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास गेन आ जाएगा 290,000 का। नाउ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि सेम एसेट है लेकिन कॉस्ट मॉडल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उसी एसेट पर जब आप फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक्सपेंस के बजाय एक गेन या इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो जो आपकी चॉइस ऑफ पॉलिसी होती है उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और यही रीज़न है कि इन पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी डिस्क्लोजर्स आगे रिक्वायर्ड होंगे ताकि यूज़र्स जो है वो पॉलिसी का इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अंडरस्टैंड कर सकें। अब जब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलेंगे तो उधर ये सेम डाटा यूज़ हो रहा होगा, इसलिए इस डाटा को आप जहन में रखते हुए नेक्स्ट एग्जांपल को पढ़ें। सो एग्जांपल 2 है कि कंटिन्यूइंग द सेम डाटा इज गिवन इन एग्जांपल 1, द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज सोल्ड इन अर्ली ईयर 2 फॉर ₹1550,000 और सेलिंग कॉस्ट जो हैं वो 50,000 की लगी। रिक्वायरमेंट ये है कि गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करें अंडर कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल। अब अगर हम देखते हैं कॉस्ट मॉडल की बात, तो कॉस्ट मॉडल में हमारा एसेट 1,04,000 पर रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6,000 का रिकॉर्ड किया हुआ है। जब डिस्पोजल पे गेन कैलकुलेट करेंगे तो नेट सेल प्रोसीड्स जो हमारी हैं वो सेल जो सेल प्रोसीड माइनस सेलिंग कॉस्ट के इक्वल आ जाएंगी, दैट इज़ 1.5 मिलियन। हमारा एसेट जो है वो 1,04,000 पर शो हो रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास 496,000 का गेन आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करते हैं फेयर वैल्यू मॉडल में तो हमारा एसेट रिफ्लेक्ट हो रहा है 1.3 मिलियन पर अपनी फेयर वैल्यू पर और गेन ऑन प्रॉपर्टी
वैल्यूएशन हम 290,000 का प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर चुके हैं। गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करेंगे तो सेम नेट सेल प्रोसीड्स 1.5 मिलियन की आ जाएंगी। अब जो हमारी कैरिंग अमाउंट होगी वो 1.3 मिलियन की होगी और हमारे पास 200,000 का गेन आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप इस टाइम पर हम कंपैरिजन करें तो ओवर द टोटल ट्रांजैक्शंस हमने 490,000 का गेन रिकॉर्ड किया है फेयर वैल्यू मॉडल में। और अगर हम कॉस्ट मॉडल में देखते हैं तो गेन और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को नेट कर लें तो भी 490,000 बनता है। तो ये गेन ऑन डिस्पोजल पर हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होना था। विद दिस एग्जांपल वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक पास्ट एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं स्प्रिंग 2021 से, जिसका टाइटल है कॉर्प लिमिटेड। यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ कॉर्प लिमिटेड while reviewing the draft financial statement for the year ended 31st December 2020 prepared by the junior accountant. You have noted the following. CL acquired a 3-story building on 1st March 2020. CL uses the ground floor for its marketing department, while remaining 2 floors were in excess of CL's needs and therefore were rented out. The first floor was rented out on 1st June 2020 and the second floor was rented out on 1st December 2020. The accountant has recorded the building as property, plant and equipment. The depreciation on ground, first and second floor has been computed from 1st March 2020, 1st June 2020 and 1st December 2020 respectively. The accounting policy of CL is to carry land and building at fair value wherever permitted by IFRS. Discuss how the above issues should be dealt in the financial statement of CL for the year ended 31st December 2020 in accordance with the requirement of IFRS. पहली बात तो ये है कि जो 2 फ्लोर्स यूज़ हो रहे हैं रेंट के लिए, चाहे रेंट पर उन्हें जब भी दिया गया है, उनको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए, उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करना चाहिए। उनका जो रेंट है वो जिस टाइम से रिसीव हुआ है उस हिसाब से उसकी जो अकाउंटिंग है प्रॉफिट और लॉस के अंदर, और अगर कोई अमाउंट प्रीपेमेंट्स की है तो वो रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। फर्दर ये कि क्योंकि इनकी पॉलिसी फेयर वैल्यू की है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे मेजर करना चाहिए, और जो आइटम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं उनकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी चाहिए थी, तो उस डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर देंगे क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। तो अब इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि जो पूरी की पूरी बिल्डिंग को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर रिकॉर्ड करना वो इनकरेक्ट है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो अभी तक फॉलो की गई है कि सारी की सारी बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे डील की गई है, दैट इज इनकरेक्ट। 2 फ्लोर्स जो रेंट किए हैं सेपरेटली, इनको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे रिकग्नाइज होना चाहिए, और जो ग्राउंड फ्लोर मार्केटिंग डिपार्टमेंट यूज कर रहा है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर ही रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी चाहिए। अब जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात आ रही है तो जो पॉलिसी सीएल इस कंपनी की हमें बताई हुई है उसके मुताबिक इसको फेयर वैल्यू पे मेजर होना चाहिए, और फेयर वैल्यू में जो चेंजेस हैं वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड होने चाहिए। तो फेयर वैल्यू ईयर एंड पे डिटरमिन करनी होगी, और इस हिसाब से जो डिफरेंस होगा गेन या लॉस वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज की हुई है, जो उन 2 फ्लोर्स पर है जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे क्लासीफाई होंगे, उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी चाहिए। तो जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी उन्होंने चार्ज कर दी है वो रिवर्स हो जानी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।